नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से ही। जी हां, अंधेरी उपचुनाव में जो है इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय दिया है कल देर शाम की, उसके ऊपर हम बहस करेंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का तो चिन्ह ले लिया है और शिवसेना को जो है नाम देना भी जो है फिर से विकल्प दिया है। तो मतलब दोनों भी पार्टी जो है, शिंदे गुट और उद्धव गुट जो है, शिवसेना का नाम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि आखिर इस सब के पीछे कौन है, किसका हाथ है। क्या शरद पवार जी हैं, क्या शिंदे जी तो हो सकते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस जी का हाथ है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, आप जी क्या मानते हैं इस चीज़ को? मित्रों, जनरली मैं स्फूर्त बात करता हूँ जी। कभी पढ़ के कुछ सुनाता नहीं हूँ, मगर आज मैं अपवाद करूँगा। सर, मेरे एक मित्र हैं रामदास पाटिल करके, वो भिवंडी में वो निवृत्त मुख्याध्यापक है और विचारवंत आदमी हैं। हमेशा मेरी उनकी फ़ोन पे बातें होती रहती है। कोई भी घटना घटती है तो उनका फ़ोन आता है, वो उनका विश्लेषण सुनाते हैं। मैं मेरा एक कुछ इंटरप्रिटेशन है वो उनको बताता हूँ और वो मेरे से चर्चा करते हैं। सर, आज ऐसा हो गया कि उन्होंने मुझे एक पीस भेजा है व्हाट्सएप पे। सर, वो इतना मुझे ऐसा महत्वपूर्ण लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको मैं जैसे कि तैसा वो सुनाऊं। कभी मैं पढ़ता नहीं हूँ, मगर आज pहली बार दोस्तों आपकी परमिशन से मैं थोड़ा पढ़ूंगा। मैं परमिशन और हाँ, आपकी परमिशन से। देखो, हमारे मित्र जो रामदास पाटिल है, जो सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक है भिवंडी के और बड़े विचारवंत हैं, उन्होंने एक अलग ही सर इंटरप्रिटेशन दिया है ये सब जो अभी हुआ उद्धव जी का, उसके बारे में। और मैं कुछ हद तक उससे सहमत हूँ, मगर एडिशन भी है मेरी उसमें, जो मैं बाद में करूँगा। सर, रामदास पाटिल लिखते हैं, मानस शास्त्र में स्टॉकहोम सिंड्रोम करके एक संभ्रम की संकल्पना है। इस संकल्पना के अनुसार ऐसा होता है कि जो अपहरण करता है जो अपहरण करता है उसी के बारे में जिसका अपहरण हुआ है, मतलब वो अपहृत, उसके मन में प्रेम और गाढ़ विश्वास निर्माण होता है। उसको ऐसा लगता है कि वो अपना अपहरण करता जो है वो ताड़नहार है, ऐसा उसको, ये इसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो और उसमें दूसरी बात ये होती है कि जो आप्त स्वकीय उसके रहते हैं, जो उसके अपने रहते हैं, वही उसको दुश्मन लगने लगते हैं। और वो जो परकीय कोई आया है एक अपना ये करने के लिए जालसाजी रहता है वो, तो उन्होंने बोला है कि श्रीमान उद्धव जी ठाकरे और श्रीमान शरद पवार, इनमें इस प्रकार का स्टॉकहोम सिंड्रोम मुझे दिखाई दे रहा है। वो आगे लिखते हैं, वस्तुतः पवार ने सबसे पहले शिवसेना का जो आधारभूत बेस था हिंदुत्व, उसको छीन लिया। ये बात बिल्कुल सच है, मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सेकुलरिज्म के पीछे गए पवार के साथ की वजह से, और उनका जो हिंदुत्व था वही उनको छोड़ना मजबूर हो गए, वो सेकुलर हो गए। तो उन्होंने बोला कि पवार साहब ने पहली चीज़ तो ऐसी की कि इनका जो बेस था हिंदुत्व वो छीन लिया। दूसरी बात उन्होंने बताई है इसमें कि शिवसेना को दुर्बल और असुरक्षित की भावना से ग्रस्त कर दिया। शिवसेना और उद्धव जी के मन में ये भावना होने लगी कि हम असुरक्षित हैं, बिना पवार साहब के हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना पवार के हमको कोई पॉलिटिकल भवितव्य नहीं है। इस तरह का एक डिपेंडेंस जो है वो उन्होंने डेवलप किया। ये कौन कह रहे हैं? सर, मेरे मित्र जो है रामदास पाटिल, और मैं उनसे बहुत सहमत हूँ। उन्होंने लिखा है, एक बार शरद पवार के इसमें चुंगल में फंसने के बाद उद्धव ठाकरे जी ने शिवसेना का जो ओरिजिनल ध्येय और धोरण था उससे प्रताड़ना करके अनेक तत्व शून्य तर्जुरी किए। मतलब उसका वो जो प्रिंसिपल बेस था वो चला गया, वो जो पवार बोलेंगे वो करते गए। इसकी वजह से बाला साहब के जो कट्टर शिवसैनिक थे उन्होंने बार बार अपनी नाराज़गी और नापसंदी व्यक्त की। उनमें शिंदे साहब भी थे जी। ये जो 40 टूटे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने उद्धव जी को बताया था कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप पवार साहब के चुंगल में फंस गए हैं, उनके अनुसार चल रहे, ये हिंदुत्व जो है हमारा वो छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं, आपको सेक्युलर कर रहे हैं, हमारी प्रिंसिपल से ये कर रहे हैं।
फिर वो हमारे मित्र रामदास पाटिल लिखते हैं कि रास्ते पर आके संघर्ष करने वाले जो शिवसैनिक थे वो दूर होते चले गए और संजय राउत, मिलिंद नार्वेकर, आदेश बांदेकर और वो पाटनकर वगैरह वगैरह, उसने नाम नहीं लिखा है, ऐसे दरबारी खुशमस्करे खुशमस्करे को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो दरबार में रहते चमचेगिरी करने वाले, तो उनका सुनने लगे वो उद्धव जी पवार के माया जाल में फंसने के कारण। इसके लिए उद्धव जी और उनके अनुयायी इनमें एक गैप बढ़ती गई, बड़ा गैप होता है। हाँ, और सत्य जो कहने वाले लोग थे, एकनाथ जैसे या और भी बहुत सारे थे, वो उद्धव जी को पसंद नहीं आए। वो उनको से दूर रहने लगे कि भाई ये सच जो बोलते हैं वो मेरे को ये नहीं होता है। तो उधर रामदास पाटिल आगे लिखते हैं, सर बहुत महत्वपूर्ण है करके मैं बोल रहा हूँ ये, नहीं तो ऐसे पढ़ के नहीं मैं सुना था कभी, पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी की पहली जो मिस्टेक थी वो ये थी कि नेचुरल जो अलायंस था बीजेपी के साथ का वो तोड़ दिया उन्होंने, पहली मिस्टेक। दूसरा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने इतनी ताठर भूमिका ली, इतनी कठोर भूमिका ली और उनको बदनाम करने की कोशिश की, मोदी और शाह को भी और इनको, वो उनको महंगी पड़ी। तीसरी बात उन्होंने बोला कि जब मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया तो उन्होंने एक शिवसैनिक को करना चाहिए था, एकनाथ शिंदे को करना चाहिए था, किसी को भी करते, खुद ब खुद बन गए। ये बोलते कि वो भी एक गलती हो गई। और जो पार्टीज़ मतलब कांग्रेस और राष्ट्रवादी पहले से बोलते थे कि शिवसेना को हम ख़त्म करेंगे, उनके नाद में लग गए, जो ख़त्म करने के लिए घोषित थे उनके हाथ में गए। और उन्होंने बोला कि आगे लिखते हैं वो नवाब मलिक, असलम शेख, ऐसे लोगों जो गुनहगार हैं उनके पीछे वो खड़े हो गए। ये बहुत बुरी बात है। वाजे के लिए तो उन्होंने असेंबली में बोला था वो क्या टेररिस्ट है क्या, परमवीर सिंह के बारे में, वो क्या कसाब है क्या? हाँ, अरे हाँ, आप बोल रहे हो वो सही है, कसाब है क्या। और इसकी वजह से ऐसा हो गया कि शरद पवार के बहुत पास जाने के कारण उनका अपने हितचिंतक और शिवसैनिक इनका संपर्क टूट गया और विश्वास में लेना भी बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि संजय राउत को जो भी बकना है वो बकने के लिए उन्होंने फ्री छोड़ दिया, उसका भी ये हो गया। और ऐसा हो गया कि उनको बेगड़ी झूठ मूठ का सेकुलरिज्म की मोहिनी ऐसी पड़ गई कि सच का हिंदुत्व से वो धीरे धीरे दूर होते गए। और उन्होंने लिखा कि आज भी पवार का जो माया जाल है उसमें वो फंसे हुए हैं। और आज भी पवार ने बोला कि वो शिवसेना ख़त्म नहीं होना, अमुक नहीं होना, मतलब वो पवार अभी भी उसको चुंगल में पकड़ के रखना चाहते हैं। रामदास जी पाटिल, आपका मनपूर्वक धन्यवाद, आपने बहुत ही मौलिक विचार हमको दिए। और सर आपको भी एक ये लगेगा कि भाई हम भी सही तरीके के, जब हमने टाइटल दिया कि किसने किया उनको ख़त्म, तो हमने फडणवीस का नाम लिया, शिंदे का नाम लिया, मोदी शाह का नाम लिया, मगर उसमें हमने पवार का भी नाम डाला है टाइटल में हमारे कि भाई पवार भी है क्या। तो पढ़ने वाले बोलेंगे अरे पवार वो तो साथ में है, वो तो साथ में, मगर साथ रह के कैसा ख़त्म करना, इसका नमूना पवार साहब है। अभी सर ऐसा है कि हम एक एक सवाल देखें। देखो फडणवीस जो थे वो और शिवसेना 14 से 19 तक साथ में थे, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है फडणवीस जी को मालूम नहीं क्या था। फडणवीस साहब से मेरी भी एक बार बात हो गई थी, मैंने बोला कि शिवसेना के जो मंत्री है वो अनाप शनाप खाते हैं, पैसा खाते हैं, मैं उनको उदाहरण भी दिए। तो बोले ऐसा उद्धव जी ने मुझे एक बार बताया है, उद्धव जी ने बताया है। कौन बोल रहे हैं? फडणवीस जी बोल रहे हैं। मैं किसको बोल रहे हैं? मेरे को बोल रहे हैं। मैं किसकी गवाही दे रहा हूँ? उनकी गवाही। वो बोले की शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या खात्यामध्ये आणि त्या खात्यामध्ये ते काय करतात याच्यामध्ये तुम्ही ढवळाढवळ करू नका, मतलब वो खा रहे तो खाने दो, अलायंस बना रहे। मैंने वो अलायंस बना रखने के लिए फिर उनके इसमें दखल देना बंद किया। फिर भी मैंने वो बोले थोड़ा सा प्रिकॉशन ऐसा लिया कि भाई जिसमें बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है, अपहार हो सकता है, उसमें मैंने बोला कि 100 करोड़ से आगे अगर कोई टेंडर है, कोई सैंक्शन है, कोई परमिट है, कोई लाइसेंस है, तो फाइनली वो मेरे पास आना चाहिए सिग्नेचर के लिए। तो मैं रोकूंगा नहीं, मगर मुझे पता चलो कितना खा रहे। उनको अंदाज़ा था ये क्या करते हैं। तो शिवसेना के मंत्री अनाप शनाप खाते थे और उसमें से 30% 40% उद्धव जी को देते थे 14 और 19 के बीच में। पर फडणवीस क्या कहते थे? फडणवीस बोलते थे मैं देखो
कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड जो रहता है वो व्यभिचारी रहता है, वो 10 जाके अफेयर्स करता है, लफड़े करता है, क्या क्या करता रहता है, पर उसकी बीवी जरूरी नहीं कि वो उस लफड़े में शामिल हो या उसकी ये हो, वो साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाती है और अपनी पतिव्रता का जो व्रत है उसका पालन करती है। बहुत सारी जगह हम देखते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि फडणवीस ने वो 14 से 19 तक वो पतिव्रता व्रत जो था उनका कि भाई मेरी चारित्र का मैं पालन करूंगी, मैं मेरी चारित्र के जो निकष है उनका पालन करूंगी, तुमको जो करना है करो। तो ये जो उद्धव जी का पूरा ये था, वो बाहर व्यभिचार, अपहार, गैर कारभार, गैर व्यवहार सब करते रहे, मगर ये फडणवीस ने अपना पतिव्रत जो था मतलब कैरेक्टर और पैसा नहीं खाऊंगा, मेरे बीजेपी के जो लोग हैं उनको मैं सुरक्षित रहूँगा, और अगर किसी ने किया तो उसको खड़से भी करूँगा। उसका किया ना उन्होंने, खड़से का किया उन्होंने, खड़से किया, पंकजा मुंडे का किया। नहीं, बाकी लोगों को कैसा है कि उन्होंने वार्निंग दे दी कि भाई ये देखो ये लिमिट है, ये क्रॉस मत करो। उन्होंने नाम लिए, उनको क्लीन चिट देने से पहले उनको पहले चीट देने तक लाया कि तुम चीटिंग कर रहे हो, मैं पार्टी की इज्जत बचाने के लिए तुमको क्लीन चिट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझो जी कि तुम इससे छूट गए या तुम इसमें शरीक नहीं हो, मुझे मालूम है आप कहाँ हो। वो उस तरह से करते रहे। अभी ऐसा है ना कि शिंदे साहब भी, मेरी जो जानकारी है, और वो जानकारी ऐसी है कि मेरी इनसे सबसे बातें होती रहती है सर जी, और फडणवीस साहब से भी बातें होती हैं, शिंदे साहब से भी बातें होती हैं। तो शिंदे साहब ने उनका जब जैसा ब्रेकअप जो था, जैसा ज़्यादा बढ़ता गया, तब मैंने बोला कि शिंदे साहब तुम्हें डायरेक्ट का नहीं बोलत ना? तो बोले आता डायरेक्ट म्हणजे काय बोलायचं? मैं उनको बोलता हूँ कि आप अनिल परब को जिस तरह से ये कर रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं पैसा खाने का, ये करने का, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहा है, वो होम डिपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा है, मेरे डिपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा है, मेरे टेंडर, मेरे कॉन्ट्रैक्टर उनको बुला रहा है, वही साहब के पास लेके जा रहा है। वो बोला, मैं सब बोल रहा था उनको कि आपके अनिल परब जो है आप उसको भाव दे रहे हैं, मेरे को साइडलाइन करके आप टेंडर भी देंगे, मेरे को साइडलाइन करके आप अधिकारियों की नियुक्ति भी वही साहब और अनिल परब करेंगे। वो बोले मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मैं बोलता गया उनको, मगर वो सुनने के मूड में नहीं थे। वो बोलते थे नहीं बराबर येते ते बरोबर, मीच त्यांना सांगितलं लक्ष घालायला, ये भी बोलते थे। अब अनिल परब परिवहन में इतना अनाप शनाप पैसा खाता था सर, आप कितना भी आंकड़ा लो उसके ऊपर मैं 2 जीरो लगाऊंगा, इतना खाता था और देता भी था। अभी ये तेज तुम्हारा जाधव है, यशवंत जाधव सर, यशवंत जाधव के ऊपर आरोप किया बीजेपी ने कि उसने 10,000 करोड़ खाए। सीधा 35 फ्लैट का उसका ये हाँ नहीं, वो 10,000 करोड़ उसका टोटल खाया। तो उसने बीजेपी वाले जो उसके पीछे लगे थे उनको बोला कि मैं तो अभी ये पार्टी में आ गया, शिंदे साहब की पार्टी में, मैं और मेरी बीवी जो एमएलए हैं वो भी आएगी। तो बोले अभी मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, आप मेरे पीछे मत पड़ो, क्योंकि जो 10,000 करोड़ मैंने लिया उसमें से 5,000 करोड़ मैंने उद्धव जी को दिया है। क्या बोले? 5,000 करोड़ 50% उनको दिया है। तो अभी आप मेरे को अगर ये करोगे तो उनको भी फंसा सकोगे, मगर उनको फंसाने के लिए मेरे को फंसाओगे ये नहीं चलेगा। तो देखो किरीट सोमैया ने कितनी बातें कही थी उसके बारे में, वो बंद हो गया बिल्कुल, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि भाई इसने 10,000 खाया मगर उसने 5,000 उधर दिया। अभी प्रॉब्लम सबका ये हुआ है सर, शिंदे साहब से लेके अनिल परब से लेके सबका प्रॉब्लम, सब जितने मंत्री थे ना सुभाष देसाई तक, सब जो खाते थे ना उसमें 30, 40, 50% वो उद्धव को देते थे। अब अगर तुम्हारा देसाई तो उनके ही साथ है, वो बोलेगा नहीं, पर बाकी जो मंत्री हैं वो अगर बोलते हैं कि हमने इसको 100 दिया, 200 दिया, तो उनका पंचायत ऐसा है कि भाई तुमने लाया कहाँ से? मतलब तुम खा रहे थे, तुम ताट पूरा प्लेट भर के खा रहे थे और स्वीट डिश उसको दे रहे थे, नहीं क्या? बिल्कुल। तो उनके लिए वो मुसीबत है। हम बोल सकते हैं सर दोनों, क्योंकि अपने को मालूम आता है ये कैसे कहाँ खाते थे। सर एक बार ऐसा हो गया कि वो अनिल परब है, वो केबल बीबल बहुत चीज़ों में है, उसका बिजनेस बहुत है सर। तो मेरे एक फ्रेंड का कुछ पैसा बाकी था, तो मैंने ऐसे ही कैजुअली उनको बोला कि सर 50 लाख आपके लिए मामूली रकम है, इसका बेचारे का 50 लाख, वो कभी कभी बोलना पड़ता है ना, आपको समझो आप मेरे दोस्त है, कल आपको किसी ने प्रॉब्लम दिया तो बोलना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला, फ़ोन पे बोला, और मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा
क्योंकि मुझे मालूम था साला रिकॉर्ड करके मेरे को कल फंसाएंगे, तो मैं मेरे फ़ोन तो रिकॉर्ड करता ही हूँ सर, साहब को भी मैं बता के रखता हूँ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ सब फ़ोन मेरे, क्योंकि फोटोग्राफर रहता है उसमें। तो मैंने बोला सर कुछ 50 लाख का प्रॉब्लम है, आपको वो मिलने आए थे 2-4 बार, आप मिले भी नहीं, आप फ़ोन भी नहीं लेते उनका, मगर देना है कि नहीं आपको, और वाजिब है कि नहीं, उनका देना जो है वो देना चाहिए आपको। तो बोले ठीक है, आता तुम्ही शब्द टाकलाय, नहीं तो ते असं आहे तसं, वो इधर उधर का ये बनाया उन्होंने। मैं बोला वो छोड़ो, आप एक शब्द में मुझे कहो आप देना लगते हैं या नहीं लगते, नहीं लगते हैं कोर्ट में जाओ बोलूँगा उसको, मैं कुछ नहीं करूँगा फिर, क्योंकि मेरे को ये ऐसा बीच का हलकटगिरी करने को जमता नहीं है। मगर आप देने वाले, बोले ठीक है, मैं आई विल मैनेज समथिंग। तो मैं बोला ठीक है। तो बाद में उसको बोला कि अभी वो बोले उनको जाके मिल या फ़ोन कर, वो लेंगे तेरा फ़ोन। तो उसने उनका एक भारे का एक चेला चपेटा रहता है ना सर, तो वो अनिल परब के एक आदमी को उन्होंने कांटेक्ट किया कि परब साहब ने ऐसे ऐसे फतेह साहब को बोला है कि मैं 50 लाख जो देना बाकी है उसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। तो बोला मैं बात करके साहब से हमको बोलता हूँ कि आप कब कहाँ कैसे देना है वो वगैरह वगैरह। सर आप बिलीव करना ही चाहिए आपको सर, वरेली में जो इसका आरटीओ का ऑफिस है, वो आरटीओ ऑफिस में से एक बड़े हुद्दे वाला अधिकारी, उसने इसको मेरे दोस्त को फ़ोन किया, बोला साहिबांनी, नाम नहीं लिया उसने क्योंकि ये भी रेकॉर्ड करेगा, उसको मालूम था, साहिबांनी तुमसे काहीतरी ते लोनचे पैसे द्यायचे राहिले। वो लोन का पैसा नहीं था असल में, और वो बोलता है, उनको बोलता है वो लोन का कुछ पैसा दे करना था, उसमें उन्होंने 25 मुझे कल आपको देने के लिए बोला है, तो मैं दे रहा हूँ आपको फलाने जगह आरटीओ ऑफिस के, वरडी आरटीओ ऑफिस के पास में जो ये है एक होटल है, वहाँ पे आप आ जाइए वगैरह। बोला ठीक है मैं आता हूँ। फिर दूसरे दिन वो गए, सर परिवहन का अधिकारी वहाँ पे आया, बड़ा अधिकारी, परिवहन का आरटीओ का बड़ा अधिकारी आया, उसने थैली उनके हाथ में दे दी, बोले इसमें 25 लाख है और 25 लाख जो हैं वो मालूम नहीं मुझे कहाँ से आएंगे, आप बोल रहे 50 है, मगर मेरा जिम्मेदारी इतना ही है, शायद किसी और को बोलेंगे वो आपके पास पहुँच जाएगा, मगर अभी तो मेरा इतना ही है, देता है। फिर उसका मुझे फ़ोन आया, वो बोला अनिल जी थैंक यू, पर पूर्ण थैंक यू नहीं, मतलब काय झालं, उन्होंने 50 के बदले उन्होंने 25 भेजा, वो भी आरटीओ का बड़ा अधिकारी, उसका नाम लूँगा तो साला हड़कंप मच जाएगा, इतना बड़ा अधिकारी है। अभी उसका ट्रांसफ़र और मेरे ख्याल से प्रमोशन भी हुआ है, जाने से पहले ही किया था उन्होंने, ट्रांसफ़र भी हुआ है उसका। बीच में एक आरटीओ अधिकारी नाम आ रहा था कहीं, एक आरटीओ अधिकारी नाम आ रहा था, नहीं वो मतलब सर तो देखो ना, अपने को जब तक हमको वो ब्रेक नहीं करना, एक बार ब्रेक करना है ना, तो फिर मैं बोलूँगा आप 100 करोड़ का तैयारी रखो, कल ही नाम ले लेते हैं। मेरे को नाम लेने का तकलीफ नहीं, मेरे ऊपर रोज़ कोई ना कोई तो नोटिस आता ही है, आपके ऊपर नहीं आए। मेरा अनिल फतेह गगनविधि में मैं बोल सकता हूँ, आपके इसमें बोल के आपको बलि दे के मैं बड़ा बनूँ, ये नहीं होगा। तो सर उसने बोला कि 25 आगे है, मैं बोला ठीक है। फिर मैंने उनको थैंक्स करने के लिए फ़ोन किया, तो उन्होंने लिया नहीं, मैंने खाली मैसेज डाल दिया उनको, थैंक्स फॉर हाफ हार्टेड कॉम्पनसेशन। मगर सर वो बाकी के 25 मिलने से पहले इनकी साली सरकारी गई। मगर ये बात देखिए कि आरटीओ का ऑफिसर आके इनकी वजह से और से 25 लाख दे के गया, ये छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात। इसका नोंद करने लायक है दोस्तों। ये सोचो ना आप, इनके पैसे के व्यवहार किस तरह से होते हैं, इसका एक नमूना है। तो छोड़ो, अभी हम मुद्दे पे आते हैं। सर मैं बहुत भटकता हूँ, बहुत पार्टी नाम, मगर ये सर कौन बताएगा आपको, ये सब कौन बताएगा? तो बताना ही है सर। इनकी मोडस ऑपरेंडी है ना, और सर उसके बारे में अपने को कभी बोलना चाहिए कि वो अधिकारियों की ओर से कैसा पैसा देते थे। सर बहुत सारे मेरे मित्र हैं, उनको उनके जो पैसे मंत्री से आने चाहिए थे वो सब हमेशा अधिकारियों ने ला के दिए हैं। यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट का एक पेपर वाले का पैसा था, मामूली था सर, 4-5 लाख रुपए पैसा था, वो भी उसको एक दूसरे खाता है MIDC के अधिकारी ने ला के दिए। अभी क्या बोले, पोल्यूशन वाले भी यही धंधा करते थे। चलो ठीक है, छोड़ो सर। जो तो अभी हमारा मुद्दा है, उधर आते हैं। चलो मुद्दा तो ऐसा है कि फडणवीस साहब ने अपनी ओर से ये रखा था कि भाई मैं नहीं खाऊंगा और मेरे लोगों को नहीं खाने दूंगा, मगर इनके अनाप शनाप खाना चल रहा था। शिंदे साहब का भी तकरार यही था कि तुम मेरे इसमें हस्तक्षेप करते हो, तो वो दोनों इनके पीछे थे। सही है। अभी मोदी और शाह का भी ऐसा हो गया कि उन्होंने दोनों ने इनको बहुत लंबा, मराठी में आम्ही त्याला बोलतो लांब दोर दिला, क्या बोलते, लॉन्ग रोप देना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे मालूम नहीं। तो उनको बहुत लंबा समय दिया था कि भाई सुधरो,
मगर ये सुधरे नहीं, उल्टे बिगड़ते गए और बिगड़ते गए क्योंकि पवार साहब के मायाजाल में वो फंसे थे। वो ऐसे लोगों की साइड से बोलते थे कि वो भी गलत ही लोग थे। इनके कई प्रोजेक्ट भी रोक दिए गए ना, जैसे बुलेट ट्रेन था। हाँ, वो तो था इनके एम्बिशियस जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो उन्होंने रोकने की कोशिश की। फडणवीस को फंसाने की कोशिश की। उनका जल शिवार योजना जो है उसमें कहीं डाल सकते हैं क्या। और भी वो रश्मि शुक्ला का जो मामला हुआ, जो कल सेटल ही हुआ, मतलब ख़त्म ही कर दिया पुलिस ने, इसने CBI ने, उसमें भी उनको फंसाने की कोशिश ये करते थे। सर अर्नब और कंगना को जो किया वो उन्होंने रानी के साथ भी किया और उनकी तो इच्छा थी कि वो फडणवीस के साथ भी करे और शिंदे साहब अंदर थे, करते नहीं किया, नहीं तो वो उस समय बाहर होते और इनके हाथ में सत्ता रहती थी तो उसके खिलाफ भी करते थे ये। अच्छा चलो, मोदी शाह ने क्या किया, फडणवीस और शिंदे ने क्या किया और पवार साहब ने क्या किया। सर तीनों ने मिलके इसको डुबाया। मैं सिर्फ पवार ने डुबाया नहीं बोलूँगा, सिर्फ फडणवीस ने इन्होंने डुबाया नहीं बोलूँगा, मोदी शाह ने डुबाया। सर मोदी और शाह जी ने, शाह जी बोलते हैं नहीं बोलते सर, शाह बोलते हैं। साहब कहाँ, आपने कहा कौन साहब है, अपना कोई साहब नहीं, मोदी अपने मोदी जी हैं, वो प्रिय है, ठीक है। चलो तो सर मोदी और शाह इन लोगों ने दिल्ली को हैंडल किया। अब ज़्यादा पूछेंगे नहीं मुझे, दिल्ली को हैंडल किया मतलब कहाँ पे हैंडल किया, कैसा हैंडल किया, कैसा संभाला, कैसे वहाँ के जो निर्णय हैं वो कहाँ के हैं, वो भी हम दोनों बोलेंगे नहीं आज, मगर आप समझ रहे हैं ना। तो मित्रों, ये बात पहले से मुझे क्लियर थी क्योंकि मुझे किसी बड़े आदमी ने ये बताया था कि जब जब कोई भी इशू दिल्ली जाएगा तो वो इशू शिंदे साहब और फडणवीस साहब के ओर से ही उसका रिजल्ट आएगा। और मैं बता रहा था, मैं कल परसों भी बता रहा था आपको, मेरे को बहुत सारे सर जो दोस्त लोग हैं बेचारे, इनके पास मोबाईल मेरा, वो बोल रहे थे काय रे तू काही बोलतो की निवडणूक आयोगाचं चिन्ह कशावरून. मी म्हटलं कशावरून नाही, ते नाही मी सांगू शकत कशावरून, पण निवडणूक आयोगाचा निकाल विरुद्ध जाणार उद्धवजी। हम तो सब डे वन से बोल रहे हैं कि अरे कब कितने दिनों से फ्रीज होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का भी बोल दिया है जी, अवमानना वगैरह सब छोड़ो, मैंने बिंदास बोल दिया कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जाने दो ना। सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट मैं बता सकता हूँ, अभी बता सकता हूँ कि रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट का भी अभी इनका वांदा क्या होने वाला मैं वो हाईकोर्ट में जब निकाला है इसका शिवाजी पार्क का, तो बोले कोर्टामध्ये आम्हाला न्याय मिळतो, क्या बोले कोर्ट से हमको न्याय मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट में और निवडणूक आयोग में, पहले कल तक तो ये खेरे बिरे भी बोल रहा था कि चुनाव आयोग से हमें उम्मीद है वो न्याय करेंगे, अब बोल रहे न्याय नहीं किया, अन्याय किया, क्यों तुम्हारे खिलाफ किया करते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट भी अभी दे देता हूँ। चलो उद्धव जी आज ही सुन लो मेरे से, मैं कोई नहीं हूँ मगर मेरे को एक इंट्यूशन है ऐसा समझो, सिक्स सेंस है ऐसा समझो, सुप्रीम कोर्ट आपके टोटली आगे जाएगा। सो इनको ऐसी मार पड़ने वाली है, ये दिल्ली में जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे मारे खाएंगे। और ऐसा है कि अभी शिवसेना का नाम भी लेने को इनको मना किया है, चिन्ह का तो लफड़ा हो ही गया। ये कल तक ऐसा वो खैर है ना, वो धनुष्य बाण दिखा था, ये मेरा धनुष्य बाण है, ये जिंदा है, ये वो है, हमको ही न्याय मिलेगा। अब जो मिला वो न्याय है ना, मानना ही पड़ेगा, तो मानना पड़े ना। तो अभी बोल रहे अरे इसका सामना का मेरे ख्याल से लोकशाहीचा काय घात का लोकशाही खलास ऐसा लिखा है, मतलब तुम्हारी ओर से आता था तो लोकशाही खलास नहीं, वही न्यायालय, वही चुनाव आयोग, वो फिर वो न्याय, और तुम्हारे खिलाफ गया तो अन्याय। सर इनके बुरे दिन जो है ना अभी शुरू हुए, सर अभी शुरू हुए, ये ना धीरे धीरे और गिरते जाएंगे और इनके खिलाफ और कार्रवाइयाँ होती रहेगी। मोदी शाह भी करेंगे, शिंदे और फडणवीस भी करेंगे, और पवार साहब ना उनको गोद में लेके गला दे। वो पुतना मौसी है सर, पुतना मौसी दूध पिलाने के लिए आती थी ना, वो पॉइजन था उसका। सर शरद पवार एक ऐसी पुतना मौसी है शिवसेना के लिए, कोई दूध पिलाने आती है और जहर पिला के जाती है। तो पवार साहब ही शिवसेना को 50% ख़त्म करेंगे और 40% मोदी और फडणवीस, शाह, ये शिंदे ये ख़त्म करेंगे। 10% बचेगी, वो कौन ख़त्म करेगा मालूम है सर? खुद उद्धव ठाकरे। चलो धन्यवाद। क्या बात कर रहे हैं, धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि देखा है तो जो अंधेरी का उपचुनाव है, एक ये चुनाव नहीं एक तरह से ये, तो उसकी बात आज हमने की नहीं जी, उसके बारे में तो हम अलग से कल परसों वीडियो बनाएंगे। तो हम इसी चर्चा कर रहे थे जो चुनाव आयोग ने जो रिजल्ट कल दिया था कि
धनुष बाण को फ्रीज किया और शिवसेना को जो है नाम से भी वंचित किया है कि आप शिवसेना को इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोनों पार्टियों को। तो अब दोनों ने अपना नाम भी जाहिर किया है, तीन ग्रुप में अभी वो चालू है। और शाम को 6 बजे उद्धव जी जो है फेसबुक से संबोधित भी करने वाले हैं लोगों को। इस क्या संबोधित करेंगे वो तो सबको पता है। इमोशनली बोले, कुछ भी करे, इमोशनल ब्लैकमेल करे, कुछ भी करे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तय है, चुनाव आयोग का निर्णय तय है। इनको जितना बोलना है बोलने दो, रोज हेडिंग छापेंगे, लोकशाही बर्बाद, लोकशाही बर्बाद, लोकशाही बर्बाद। तुमने ही तो उसकी शुरुआत कर दी। तो अंधेरी उपचुनाव का रिजल्ट कुछ भी आवे, लेकिन ये जो है कुछ भी नहीं, एक ही आना है सर, कुछ भी क्या बात करें सर, कुछ अभी तो नहीं। नए अंधेरी चुनाव बीजेपी हैंड्स डाउन जीतने वाली है। सब 15 से 25 हज़ार का डिफरेंस रहेगा। ओके, शिवसेना का जो वो लेडी है उसका और इसका लटके और इसका वो ऐसा बात भूल भुलैया नहीं है, क्लियर है। तो थत्ते जी के हिसाब से जो है अंधेरी उपचुनाव भी भाजपा की जाएगी और शिवसेना के लिए लगातार सेटबैक ही होते जा रहा है। एक तरफ पहले चिन्ह गया, पार्टी गई, अब अगर हार भी जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और इसका परिणाम जो है खासकर बीएमसी में चिंता है कि भाई उद्धव जी उनकी तबीयत संभाल के रखे, क्योंकि मानसिक तनाव जो उनके ऊपर आ रहा है उसका शारीरिक असर दिख रहा है। परसों उनको 4 लोगों ने उठाया था, तभी जाके वो उठ पाए। अभी संभालो, आपकी तबीयत संभालो। शिवसेना की तबीयत आपके हाथ में नहीं है, आपका शिवसेना का डॉक्टर जो है वो अंदर चला गया है। धन्यवाद थत्ते जी। तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए, हम राजनीतिक विश्लेषण इसके ऊपर करते रहेंगे आगे भी, और लगातार आप जो है थत्ते जी के साथ में हम जो है हर इन्फॉर्मेशन देते हैं, इस पूरे मामले में नज़र रखे हुए हैं और आपको रोज़ नई जो है जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।